हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10। ठीक है, आज हम कक्षा 10 का पढ़ेंगे, मानव जनन पढ़ेंगे। ठीक है, हम मानव जनन पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने पादप में पढ़ा था। ठीक है, हमने पादप में पढ़ा कि जो लैंगिक जनन होता है और जो कायिक प्रवर्धन वो कैसे होती है। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो क्या है, आप पिछला वीडियो जाकर के आप उसमें आप पूरा टर्म आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज बिना देर किए हुए आज हम पढ़ेंगे मानव जनन पढ़ेंगे। तो मानव क्या होता है? तो मानव एक बहुकोशिकीय प्राणी होता है। क्या होता है? मानव एक बहुकोशिकीय प्राणी होता है, जिसमें क्या होते हैं, नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग दोनों अलग अलग शरीर पर पाए जाते हैं। मतलब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अलग अलग शरीर पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो नर जनन अंग होता है यह शुक्राणु के निर्माण में, और जो मादा जनन अंग होता है वह अंडाणु के निर्माण में क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं। क्या होंगे? दोनों अलग अलग क्या होते हैं, निर्माणों में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है कि जो पुरुष जनन अंग होता है इनमें क्या होते हैं, इनमें विशेष प्रकार की क्या संरचना पाई जाती है। क्या होगी? ये विशेष प्रकार की क्या होते हैं, ये संरचनाबद्ध होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो नर जनन अंग होता है, तो नर जनन अंग में सबसे खास बात यह होता है कि इनमें जो जनन अंग होते हैं ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो ये नर जनन अंग होता है, तो नर जनन अंग की सबसे खास बातें हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वृषण होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका नाम हमारे पास है ये वृषण होता है। तो जो वृषण की लंबाई होते हैं लगभग क्या है, 4 से 5 सेमी लंबे होते हैं। कितने होते हैं? ये 4 से 5 सेमी लंबे होते हैं। इनका वजन कितना होता है, ये वजन में कितने होते हैं, ये 20 से 25 ग्राम इनका वजन होता है। तो जो वृषण होता है, तो वृषण लंबाई लगभग 4 से 5 सेमी होता है। इनका वजन लगभग 20 से 25 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब वृषण के बाहर एक पतली सी आवरण पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? वृषण के बाहर एक पतली सी आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जिसे हम वृषण कोश के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद वृषण के ऊपर एक ऐसी क्या टेढ़ी सी संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अधिवृषण कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको हम अधिवृषण के नाम से जानते हैं। क्या करेंगे? इसे हम अधिवृषण कहते हैं। और अधिवृषण का काम होता है कि यहाँ पे शुक्राणु क्या होता है, वो पूर्ण तरीके से तैयार होता है। क्या होता है? अधिवृषण में शुक्राणु क्या होते हैं, वो पूर्ण तरीके से तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद वो कहाँ जाते हैं, ये शुक्रवाहिनी नलिकाओं में जाते हैं। एक कौन सी नलिका है, ये शुक्रवाहिनी नलिकाएं होती हैं। और शुक्रवाहिनी नलिकाओं से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, ये शुक्राशय के पास पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचेंगे? ये शुक्राशय के पास पहुंचते हैं। और शुक्राशय की लंबाई कितनी होती है, लगभग 5 से 6 सेमी होता है। लेकिन जो शुक्रवाहिनी है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर से इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होता है। कितना होगा? 40 सेमी से 45 सेमी इसका वजन होता है, लंबाई होती है। कितना लंबाई होगा? 40 से 45 सेमी की लंबाई होती है। और इन्हीं शुक्रवाहिनियों में क्या होता है, ये प्रवेश करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, ये शुक्राशय के पास पहुंचते हैं। और शुक्राशय से एक पीला तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। क्या होगा? यहाँ से एक पीला तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। और जहां से क्या होता है, ये अपने क्या करते हैं, अपने को संचित करने के बाद यह वीर्य में क्या हो जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? ये वीर्य में ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और जो वृषण की जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री क्या होता है, कम होता है। तो जो नर वृषण होता है, तो नर वृषण एक जोड़ी की संख्या में एक उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, जिनका तापमान शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री कम होता है।
और यहाँ से शुक्राणुओं क्या होता है, स्खलन या उत्पादन होता है। क्या होगा, यहाँ से शुक्राणुओं का स्खलन या उत्पादन होती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, शुक्राणु का स्खलन या उत्पादन होता है। और जो शुक्राणु का स्खलन उत्पादन होता है किससे होता है, वो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। लीडिंग कोशिका या साटोरी कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, तिनके क्या होते हैं, इनका उत्पादन करने का काम करती हैं। और जो साटोरी कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या करती हैं, इनको पोषण प्रदान करती हैं। क्या करेंगी, इनको पोषण प्रदान करती हैं। और इसके बाद जब शुक्राणु क्या होता है, जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे पाई जाती है कौन सी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथियां भी क्या करती है, उसको पोषण प्रदान करती है। और तत्पश्चात क्या होता है, ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये जो बाहर का भाग नहीं है इसे शिश्न कहा जाता है। क्या होता है, इसको शिश्न कहते हैं। जो क्या होता है, जो संभोग प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अर्थात यह क्या करता है, यह शुक्राणुओं को मादा के शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कराने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। क्या होंगे, सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम आते क्या, मादा जननांग आते हैं। तो मादा जननांग में क्या होता है, तो मादा जननांग में क्या होगा, अंडाणुओं का निर्माण होगा। मादा जननांग में क्या होगा, अंडाणुओं का निर्माण होता है। और जब अंडाणुओं का निर्माण होता है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे करोड़ों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, अपरिपक्व अंडे पाए जाते हैं। अपरिपक्व अंडे को क्या बोलते हैं, उसे कामन भाषा में उसे पुटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिपक्व अंडों को पुटिका के नाम से जाना जाता है। तो अपरिपक्व अंडे को किसके नाम से जाना जाएगा, हम पुटिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो अपरिपक्व अंडे अंडाशय के किस भाग में संचित होते हैं, तो संचित होते हैं कहाँ, स्ट्रोमा में संचित होते हैं। स्ट्रोमा अंडाशय का वह तरल पदार्थ होता है जिसमें क्या होते हैं, अपरिपक्व अंडे क्या होते हैं, संचित होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे अपरिपक्व अंडे क्या होते हैं, यहाँ पे संचित होते हैं। ठीक है, और ये अंडाशय लगभग क्या है, इस गर्भाशय से या मादा जननांग से जिस भाग से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ओवरियन लिगामेंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ओवरियन लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद इस वाले भाग क्या बोलते हैं, इसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के नाम से जानते हैं। अंडवाहिनी डिंबवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर से या 10 सेंटीमीटर लंबे होंगे। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर से 10 सेमी लंबे होते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ये जब परिपक्व हो जाते हैं ना तो यहाँ पे तुंबिका पाई जाती है या एम्पुला जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जब निषेचित हो जाता है ना, तो निषेचित होने के बाद यह कहाँ पहुंच जाता है, ये आके एक गर्भाशय में आके स्थापित होने लगते हैं। ठीक है, जब गर्भाशय में आके स्थापित होता है ना तो उस प्रक्रिया को गर्भाधान कहा जाता है। तो गर्भाधान वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक निश्चित अंडा अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के रास्ते से होते हुए या के कहाँ स्थापित हो जाता है, वो आके गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको गर्भाधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो गर्भाशय वाला भाग होता है, तो गर्भाशय वह स्थान है जहाँ पे क्या होता है, शिशु पूर्ण तरीके से क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि जहाँ पे एक भ्रूण धीरे धीरे क्या होता है, शिशु में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, और एक होता क्या है, गर्भाधान आता है, गर्भावस्था आते हैं। तो गर्भावस्था क्या होता है, तो गर्भावस्था शिशु के विकसित या क्या शिशु का जो विकसित होता है तो संपूर्ण काल को, तो उसे क्या बोलते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गर्भावस्था कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर आते क्या है, मानव में क्या है, शुक्राणु या क्या है, नर युग्मक आते हैं। ठीक है, शुक्राणु या नर युग्मक आते हैं। तो सबसे खास बात है कि जो मानव शुक्राणु होता है, तो सबसे खास बात है कि जो मानव शुक्राणु होता है, तो मानव शुक्राणु
क्या होता है, इनका निर्माण लगभग 12 या 14 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है। तो मानव शुक्राणु निर्माण 12 या 14 वर्ष की आयु से क्या रहता है, ये आरंभ हो जाता है। ठीक है। अब मानव शुक्राणु का निर्माण विषण के साठोरी कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। क्या होता है, साठोरी कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, इनका निर्माण होता है। ठीक है। और शुक्राणु क्या होते हैं, इनहिबिन प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा बने होंगे, शुक्राणु इनहिबिन प्रोटीन के द्वारा क्या होते हैं, ये बने होते हैं। और कहा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 5 से 6 लीटर शुक्राणुओं क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। ठीक है। अब मैथुन क्रिया में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु क्या होते हैं, निकाले जा सकते हैं। क्या होंगे, निकाले जा सकते हैं। और शुक्राणु का जो अग्रशिरा होता है वो गाल्जी काय का बना होता है, और उसकी जो गर्दन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है। ठीक है। और शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन स्टीरियोसीलिया नामक नलिकाओं में होता है। ठीक है। और शुक्राणु अधिवृषण नामक नलिका में क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं। अब परिपक्व शुक्राणुओं को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और अपरिपक्व शुक्राणुओं को स्पर्मेटिड्स के नाम से जाना जाता है। और जो शुक्राणु होते हैं ना, इनका भी पीएच मान होता है। तो शुक्राणु पीएच मान कितना होता है, 7.2 या 8 होता है। कितना होगा, 7.2 या 8 होता है। और शुक्राणुओं के विकास में लगभग 2 से 2.5 महीना का समय लगता है। और सबसे विचित्र बात यह है कि शुक्राणु क्या होती है, अगुणित होते हैं। क्या होंगे, शुक्राणु अगुणित होते हैं। ठीक है। और शुक्राणु निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना। कि जो शुक्राणु ऑर्गन है इसका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, इनका निर्माण होता है। ठीक है। और जो शुक्राणु में जो उनमें जो परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और शुक्राणु लंबाई कितनी होती है, 60 माइक्रोन शुक्राणुओं की क्या होती है, लंबाई होती है। शुक्राणु लंबाई कितनी होगी, 60 माइक्रोन इसका लंबाई होता है। ठीक है। और शुक्राणुओं में एक्रोसोम के द्वारा हाइड्रोजिनेज नामक क्या होती है, एंजाइम स्रावित होती है, जो अंडाशय की दीवार को तोड़ने एवं निषेचन प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक होंगे। और शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचने के उपरांत किससे बना जाता है, वो बेरे में परिवर्तित हो जाता है। मतलब शुक्राणु और प्लस पीला पदार्थ। ठीक है। और यह सूक्ष्मदर्शी एवं धागे के समान लंबे संरचना में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है। बात है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु के निम्न कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष, यह शुक्राणु का सबसे अग्रभाग होता है। इसमें एक बड़ा क्या होता है, अगुणित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। और इसमें ऊपरी भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। इसका निर्माण क्या होता है, गाल्जी काय के द्वारा होता है। ठीक है। और सबसे खास बात है जो ग्रीवा होती है ना, तो ग्रीवा यह क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। और इसमें क्या होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो क्या करता है, इनको क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करेगा, इनको ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब कि गमन करने के लिए। और शुक्राणु क्या होते हैं, ये पश्चिमाभि गमन करते हैं। और जब ये किसी अंडाणु को जब निषेचित करने जाते हैं या विमोचित करने जाते हैं ना, तो लगभग कितने अंश का कोड बनाते हैं, ये 60 अंश का ये कोड बना लेते हैं। ठीक है। और इनके जो मध्य भाग होते हैं ना, इसमें क्या होता है, इनमें अधिक शक्ति का संचय होता है। ठीक है। जो इनको ऊर्जा प्रदान करता है और एक गमन करते हैं। और जो पूंछ होती है ना, तो पूंछ क्या होती है, ये काफी लंबी होती है, जो इनमें क्या करता है, गति प्रदान करते हुए क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि जो महिलाएं होती है, तो महिलाओं में क्या पाया जाता है कि मासिक चक्र पाई जाती है। तो मासिक चक्र क्या होता है, तो मासिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, मादा में अंडाणुओं क्या होता है, निर्माण होने लगता है। क्या होगा, मादा में अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, मासिक चक्र कहलाता है। और मासिक चक्र क्या होता है, लगभग 28 दिन पर बार बार दोहराई जाती है। तो इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है मेनार्ची, एक होता है मेनापोज होता है। तो मेनार्ची में होता क्या है, आरंभन अवस्था। क्या होता है, एएमसी साइकिल की आरंभन अवस्था। और मेनापोज होता क्या है, एएमसी साइकिल का समापन अवस्था होता है। तो जो मासिक चक्र होता है कितने होता है, ये 28 दिन में बार बार दोहराई जाती है। या मासिक चक्र एक ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, अंडों का परिपक्व होना क्या होता है, आरंभ होता है। ठीक है। इसमें 2 चीजें होती है, मेनार्ची मेनापोज। मेनार्ची मतलब
मासिक चक्र का आरंभन अवस्था और मेनापोज मतलब समापन अवस्था। तो जब आरंभन अवस्था होता है तो एक महिला शरीर में क्या होता है 10 से 12 वर्ष की आयु से क्या होता है ये आरंभ होते हैं। और जो समापन अवस्था होता है तो एक महिला के शरीर में क्या होता है लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद उनमें क्या होता है अंडों का परिपक्व होना क्या रहता है बंद हो जाता है। तो एक मादा के शरीर में मेनार्चे क्या होता है लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु से आरंभ होता है और समापन लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक है। और इनमें 3 अवस्थाएं होती है। एक होता क्या है एक होता है रज्जोस्रावावस्था होता है, एक होता है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था होता है, दूसरा पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था होता है। ठीक है। जो रज्जोस्रावावस्था होता है ये लगभग क्या होता है 1 से 5 दिन तक माना गया। कितना माना गया है 1 से 5 दिन तक माना गया है। और अंडोत्सर्ग अवस्था क्या होता है 6 से 13 दिन तक माना गया है। ठीक है। और ये जो पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था होता है ये लगभग ये 15 से 28 दिन तक माना गया है। कितना माना गया है 15 से 28 दिन तक माना गया है। जो रज्जोस्राव अवस्था होता है तो इसमें रज्जोस्राव का मतलब क्या होता है यहाँ पे लगभग क्या है लगभग 50 ml से 150 ml का रक्त का स्राव होता है। जब मासिक चक्र जब किसी भी स्टार्ट होता है ना तो क्या होता है 1 से 5 दिन तक प्राथमिक अवस्था होती है। तो उसमें क्या होता है इनमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स न निकलने के कारण इनकी जो अंडाशय जो गर्भाशय दीवार नहीं होता है वो गर्भाशय दीवार में पाइजन्य रक्त वाहिकाएं वो टूटने लगती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है वहां पे 50 ml से 150 ml रक्त निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं रज्जोस्राव अवस्था का होता है। और जो पूर्ण अंडोत्सर्ग अवस्था होता है यह 6 से 13 दिन तक माना जाता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं स्रावित होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है एक अंडा पूर्व परिपक्व हो जाता है क्या करने के लिए बाहर निकलने के लिए। ठीक है। एक होता है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। तो जो पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था होती है लगभग 15 से 28 दिन तक माना गया। कितना माना गया है ये 15 से 28 दिन तक माना गया है। और इसमें क्या होता है इसमें यदि निषेचन हो गया तो क्या है जो भ्रूण को स्थापित किया जाएगा। यदि निषेचन नहीं हो पाया है तो जो भी क्या है कि जो मादा जनांगों की होता क्या है उसकी साफ सफाई कर दिया जाता है। क्या किया जाएगा उसके सभी जनांगों क्या होता है वो साफ सफाई किया जाता है। ठीक है। और जो 14वां दिन बच गया एक 14वां दिन बचा ना इसे अंडोत्सर्ग अवस्था करते हैं। और इस दिन क्या होता है जो परिपक्व अंडे होते हैं तो उसको क्या कर जाता है उसको छोड़ दिया जाता है क्या करने के लिए अंडवाणी या डिम्बाणु क्या करने के लिए निषेचन करने के लिए। ठीक है। यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है।